हेलो स्ट्रेंजर्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू द चैनल FIL। तो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवता का अंत, और ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने CIS और शॉक थेरेपी के टॉपिक को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज की इस वीडियो में हम मध्य पूर्व के संकट को देखेंगे। मध्य पूर्व का संकट, और जो हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मध्य पूर्व के संकट हम देखते हैं क्या स्टोरी है। तो उससे पहले मैं आपको ज़रा मैप में दिखा दूं, क्योंकि समझने के लिए ज़रूरी है, ताकि दिमाग में एक इमेज बन जाए कि मध्य पूर्व का क्षेत्र है कौन सा। उससे पहले ये जो पूरा मैप है ये हमारा एशिया महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। उन सब में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। इतना बड़ा होने की वजह से इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे कि नॉर्थ एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो नॉर्थ एशिया में केवल एक ही कंट्री है, हमारी रशिया है। इतनी बड़ी कंट्री है। उसके बाद ईस्टर्न एशिया में हमारा इधर चाइना है, मंगोलिया है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। सॉरी, ये पूरा जापान है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये रहा। उसके बाद साउथर्न एशिया में इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया का मैप इसमें देख लो: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। तो मोस्टली ये वो कंट्रीज़ हैं ऊपर की जो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद अस्तित्व में आई थी, मतलब उनसे अलग हुई थी, सोवियत यूनियन के पार्ट रहे हैं ये। और जो हम संकट की बात करने वाले हैं वो इसी क्षेत्र की बात है, सेंट्रल एशिया में आने वाली। अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें सोवियत यूनियन के विघटन के बाद कुछ संघर्ष व तनाव का माहौल बना रहा, और कुछ कंट्रीज़ पूर्वी यूरोप की भी हैं जिसका असर वहाँ पे भी पड़ा। चेक और स्लोवाक, ये दो कंट्रीज़ हैं। ये पहले एक ही पार्ट थी, लेकिन यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन की वजह से ये दोनों अलग हो गए। तो इनको दोबारा से अभी देखेंगे, ज़रा नोट्स से एक बार नोट्स पर नज़र मार लेते हैं, फिर मैप पे आते हैं। तो मध्यपूर्व का संकट, संघर्ष व तनाव का क्षेत्र। क्वेश्चन भी है: अधिकांश पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की आशंकाएं क्यों बनी रहती थी? तो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जो गणराज्य अलग हुए वहाँ पर संघर्ष और तनाव का माहौल बना रहा, और संघर्ष और तनाव के माहौल के बने रहने के पीछे का जो रीज़न है, वो कारण है, वो वहाँ पे पाए जाने वाले संसाधन हैं। और उन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पेट्रोलियम है, जिस पे हर कोई देश अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, खासकर महाशक्तियाँ, जिसमें रूस है और अमेरिका है। और क्योंकि ये जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है ये चाइना से भी लगता है और रशिया से भी लगता है, जो अपना नियंत्रण यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। तो संघर्ष और तनाव बने रहने के कारण यहाँ पे जितने भी गणराज्य हैं उनमें विभाजन हो गया, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, ठीक है, और कई सारे गणराज्यों में जो है गृह युद्ध चला। तो कई सारी घटनाएं घटी हैं। तो कारण क्या है? पहला संसाधन पेट्रोलियम, और दूसरा इस मध्य एशिया में नदी जल बंटवारे को लेकर के भी इन गणराज्यों में आपसी विवाद चलता रहता है। तो दो रीज़न हो गए। पहला कारण संसाधन है जिसमें पेट्रोलियम है, और दूसरा नदी जल विवाद।
इन दो रीजन्स की वजह से इस क्षेत्र में जो है तनाव का माहौल बना रहता है, संघर्ष चलता रहता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। यूएसएसआर के विघटन के पश्चात अधिकांश गणराज्यों में संघर्ष व तनाव का माहौल बना रहता है। क्यों बना रहता है? वो ये दो रीज़न ये रहे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मध्य पूर्वी गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक मतलब पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों के लिए या बाहरी शक्तियों के लिए अखाड़ा बना हुआ है। तो वो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया, उस एरिया से लगने वाले जितने देश हैं, वो भी इन संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं और उस क्षेत्र में तो होड़ लगी हुई है। ठीक है। अमेरिका, रशिया, चीन जैसे देशों के लिए अखाड़ा बना हुआ है, बाहरी शक्तियों के लिए अखाड़ा बना हुआ है, और सब हर कोई इन संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। और जैसा कि निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, इन मध्य पूर्वी गणराज्यों में आपसी संघर्ष के कारण रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ठीक है। तो जो संघर्ष चल रहा था मध्य पूर्व में, उनमें चेचन्या और दागिस्तान भी हैं, और इन दोनों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अभी इन दोनों कंट्री को हम मैप में देखेंगे थोड़ी देर में। सेकंड पॉइंट है हमारा ताजिकिस्तान, जहाँ पे 10 वर्षों तक जो है गृह युद्ध चला था। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में ताजिकिस्तान में 2001 तक गृह युद्ध चला, मतलब 10 वर्षों तक युद्ध चला। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है सीबीएसई एग्जाम में। हमारा थर्ड पॉइंट है पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। किसमें? एक था चेक, दूसरा स्लोवाकिया। इन 2 भाग में बट गया ये भी 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा बाल्कन क्षेत्र। ये बाल्कन क्षेत्र जो है वो सोवियत गणराज्य में नहीं आते हैं, बल्कि ये उससे रूस से लगने वाला जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी यूरोप का, ये क्षेत्र वहाँ के हैं। तो बाल्कन क्षेत्र है क्या? तो दक्षिणी यूरोप में बाल्कन पर्वत है। उस पर्वत के एरिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, या जिन जिन कंट्रियों में बाल्कन पर्वत पड़ता है, उन कंट्रीज को बाल्कन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक ना? बाल्कन क्षेत्र मतलब इसका नाम बाल्कन पर्वत पर पड़ा है, जो दक्षिणी यूरोप में स्थित है। ठीक है। तो बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो यूगोस्लाविया क्या है? एक बाल्कन कंट्री है, और यहाँ पे गृह युद्ध चला, जिसकी वजह से ये कई प्रांतों में बंट गया। उसमें बोस्निया शामिल है, हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया। इन कंट्रीज को भी हम मैप में भी थोड़ी देर में देखेंगे। हमारा 5वां पॉइंट है, यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है ना? मैप में दिखा देता हूँ। अब जो ये कंट्रीज हैं, चीन ये रहा, रशिया ये रहा, और ये यहाँ से यूरोप से भी टच हो रहा है। और यूरोप की कंट्रीज नाटो में शामिल है, और नाटो किसका गठबंधन है? अमेरिका का गठबंधन है। तो अमेरिका के हित भी इन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। रशिया भी इन क्षेत्र पे अपना कब्जा करना चाहता है, और चाइना के व्यापारियों ने तो यहाँ से बिजनेस करना भी शुरू कर दिया है। तो ये अखाड़ा बना हुआ है इन महाशक्तियों के लिए। ठीक है। ये मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, सबके लिए अखाड़ा बना हुआ है। तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। जिन जिन कंट्रियों पे ये संसाधन है, ये महाशक्तियाँ वहाँ पे अपनी मनपसंद सरकार बनवाना चाहती है, कोशिश करती हैं। ठीक है, ताकि उन संसाधनों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। और चाइना भी इस होड़ में लगा हुआ है। वापिस टॉपिक पे। तो यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है, और पश्चिमी एशिया के पास होने के कारण अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, चीन जैसे देश के लिए जो उसके हित हैं वो खनिज तेल से जुड़े हुए हैं। तो चीन जो है वो मिडल ईस्ट के देशों से जुड़ा हुआ है, और वो भी इनके खनिज तेलों से मतलब अपना फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो इन सभी कारणों की वजह से इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव का वातावरण है। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? 2 कारण थे जिसकी वजह से संघर्ष तनाव का माहौल बना हुआ है। एक संसाधन है पेट्रोल, और नदी जल विवाद है। बाहरी ताकतों के लिए अखाड़ा बना हुआ है,
हर कोई इन संसाधनों में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद इन मध्य पूर्वी गणराज्यों में तनाव का माहौल बना हुआ है। उनमें से चेचन्या और दागिस्तान है, जहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेचन्या और दागिस्तान। चेकोस्लोवाकिया है, जहाँ जो कि दो भागों में बट गया। और ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक 2001 तक जो है गृह युद्ध चला, 1991 से 2001 तक। और बाल्कन क्षेत्र जो कि पूर्वी यूरोप में है, और बाल्कन पर्वत पर इन क्षेत्रों का नाम पड़ा है। और बाल्कन क्षेत्र में यूगोस्लाविया है, जो कि गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया है। और रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है, और इनके हित इनसे जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र है यूरोप से भी जुड़ता है, और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो नाटो में शामिल है, यूरोपीय संघ में भी शामिल है, और वो अमेरिका की साइड है, और अमेरिका का गठबंधन है नाटो, तो अमेरिका के भी हित जुड़े हुए हैं, वो भी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, और चीन भी। तो उनको मैप में देख लेते हैं जो कंट्रीज़ आई हैं। ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं। और यूगोस्लाविया के बटने के बाद कौन सी स्थिति में आई थी? बोस्निया हर्जेगोविना। तो बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया ये रही। उसके बाद चेचन्या और दागिस्तान, जहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, वो ये रही। तो ये हमारा मैप वर्क हो गया। चेचन्या दागिस्तान देख लिया, चेकोस्लोवाकिया देख लिया, ताजिकिस्तान ये रहा अफगानिस्तान के ऊपर। हमारा दूसरा टॉपिक प्रथम खाड़ी युद्ध का है। इसकी थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। ये जो घटना है वो 1990 के दशक की है। इसमें इराक कुवैत पे आक्रमण करके कब्जा कर लेता है। यूएनओ के द्वारा इसको समझाया जाता है, लेकिन ये मानता नहीं है। तो ऐसे में फिर यूएनओ जो है बल प्रयोग की अनुमति देते हैं, दे देते हैं। और ये अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि यूएनओ का काम विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। ऐसे में यूएनओ ने बल प्रयोग का आदेश दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जॉर्ज बुश, उन्होंने इसको नई व्यवस्था का नाम दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध में 34 देशों की सेना ने भाग लिया। 34 देश शामिल थे, और इन देशों में जो 75% आर्मी है वो केवल अमेरिका की थी। और ये सीधा सीधा अमेरिका के वर्चस्व को दिखाता है। और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि कुवैत को आज़ाद करा लिया गया। इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध को लोग घर बैठे अपने लाइव टेलीविज़न पे देख रहे थे लाइव, और जो कि एक वीडियो गेम वॉर में परिवर्तित हो गया था। ऐसी कुछ स्टोरी है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, पूरी जो घटना है उसको हम देखेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध से आप क्या समझते हैं, इस युद्ध का क्या कारण था, इसकी संपूर्ण घटना और परिणाम। तो 1990 से 91 के बीच इराक और अमेरिकी गठबंधन देशों के बीच लड़ी गई इस जंग को गल्फ वॉर यानी प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्या इराक और अमेरिकी गठबंधन देशों के बीच लड़ी गई लड़ाई गल्फ वॉर या प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानी जाती है, और 90 से 91 के बीच में। कारण क्या है इस युद्ध का? 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। छोटा सा देश है कुवैत, तो इसको भी मैप में देखेंगे। इराक को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु वह नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी। और ये अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि यूएनओ का काम शांति सुरक्षा बनाए रखना है, और उसने बल प्रयोग की अनुमति दी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। और
16 जनवरी 1991 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत कर दी। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग नाम से इसको बोला जा रहा है, गल्फ वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो एक नंबर में पूछ लेते हैं ये कि प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। घटना क्या है, इस युद्ध में 34 देशों की सेना ने भाग लिया था, या 34 देशों की मिलीजुली सेना ने भाग लिया, और इस सेना में 75% जो सैनिक है वो अमेरिका के थे, जो कि अमेरिकी वर्चस्व को दिखाते हैं। परिणाम क्या हुआ कि कुवैत को इराक के नियंत्रण से मुक्त करा लिया गया, और वैसे भी अमेरिका जिस ग्रुप में चला गया वो जीतेगा ही, और 34 देश थे और एक को हराने के लिए, कुवैत को आज़ाद कराने के लिए। इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। इसे पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया था। लोग घर बैठे अपने टेलीविज़न पे से देख रहे थे, और जो कि एक वीडियो गेम वॉर में परिवर्तित हो गया था। अंत में इराक यह युद्ध हार गया था। इससे स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की सैन्य शक्ति अन्य देशों से कहीं अधिक है। ठीक है, अमेरिका को इस युद्ध से बहुत फ़ायदा हुआ था। क्यों? देखो, अमेरिका को इस युद्ध से काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि जितना धन उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब आदि देशों से मिला, उससे कम ही उसने खर्च किया था। तो मतलब जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ था वो सारा पैसा खर्च नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, जिससे कि अमेरिका को इस युद्ध से फ़ायदा हुआ। तो ये टॉपिक था अपना टॉपिक कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। इराक और अमेरिकी गठबंधन देशों के बीच लड़ी गई लड़ाई प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानी जाती है। कारण, इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, उसको आज़ाद कराने के लिए यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दी, और जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया, और 16 जनवरी 1991 को उसकी शुरुआत कर दी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। 34 देशों की मिलीजुली सेना इसमें शामिल थी। 75% आर्मी केवल अमेरिका की थी। परिणाम क्या हुआ, कुवैत को आज़ाद करा लिया गया। स्मार्ट बमों का इसमें इस्तेमाल हुआ, लाइव इसे दिखाया जा रहा था, घर बैठे लोग इसे टेलीविज़न पर देख रहे थे, वीडियो गेम वॉर में परिवर्तित हो गया, और इस युद्ध से अमेरिकी सेना की शक्ति का पता चला, और इस युद्ध से अमेरिका को लाभ हुआ। किन किन देशों से? जर्मनी से, जापान से और सऊदी अरब से। उसका पैसा कम खर्च हुआ था। तो मैप में देख लो एक बार, तो ईरान के पास है इराक, और इराक ने कुवैत पे किया कब्जा। इसको और दूसरे मैप में दिखाता हूँ मैं, इस वाले मैप में और दिखेगा। एशिया का मैप है, ये रहा हमारा इराक, और ये रहा कुवैत, छोटा सा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। 2 टॉपिक हमने किए, मध्य पूर्व का संकट, संघर्ष और तनाव का क्षेत्र क्यों बना रहता है, और प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इस वीडियो का एक पार्ट और आएगा जिसमें हम अरब क्रांति, अफ़गानिस्तान का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और कुछ अमेरिका के बारे में, जैसे 9/11 की घटना क्या है, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।